हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चलिए, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट नंबर 5। ये मूक टेस्ट यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी लोअर पीसीएस जैसी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है और उपयोगी भी है। प्रत्येक दिन आप सभी को एक मूक टेस्ट 37 क्वेश्चनों से आप सभी को दोस्तों ज़रूर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए 37 क्वेश्चन है। समय रखा गया है 20 से 25 मिनट के एप्रॉक्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 5 से 6 सेकंड का समय ही निर्धारित है। इतने ही टाइम के अंदर आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है सुपर चैट के माध्यम से। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से आप सभी को शुद्ध शब्द सेलेक्ट करना है, कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिएगा आप सभी। दोस्तों, इनमें से जो सबसे शुद्ध और सही शब्द है वो है बी ऑप्शन, मालिन। ठीक है, मालिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ना तो अनुग्रह ठीक है, ना भगीरथी ठीक है, क्योंकि भगीरथी मतलब भगीरथी नहीं होता, भागीरथी होता है। और ना ही आजीविका, ठीक है, ये भी सही नहीं लिखा हुआ है। ये तीनों गलत लिखे हुए हैं, केवल मालिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो एग्जाम में कभी तो आपसे पूछेगा भी कौन सा शब्द शुद्ध है, कभी आपको उलटफेर करके दे सकता है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए, इसके लिए भी 5 से 6 सेकंड का समय है, कमेंट करके जवाब दीजिए। इसमें 3 शब्द आपको शुद्ध मिलेंगे और एक अशुद्ध होगा, कौन सा है? सही आंसर है इसके लिए भी बी ऑप्शन, दिवारात्रि नहीं होता। ठीक है, दिवारात्रि नहीं होता, दिवारात्र होता है। शुद्ध क्या होता है इसका मैं आपको बता दूं, ये होता है शुद्ध दिवारात्र, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ दिवारात्रि, इसलिए ये अशुद्ध है। और यही आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, उसे छांट कर आप बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की पुत्री का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें। तो कबीरदास की पुत्री का नाम क्या था? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। सही आंसर है, कबीरदास की पुत्री का नाम था कमाली, पत्नी का नाम लोई, बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम था कमाली। राइट आंसर है इसके लिए सी ऑप्शन। और जो कबीरदास का पालन पोषण किया था वो नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास ने दोस्तों बीजक का बिल्कुल सार संग्रह लिखा है। तो आपसे पूछेगा बीजक सार संग्रह किसने लिखा है? कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किसने किया? कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किसने किया? सवाल नंबर 4। सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका का मतलब जो संपादन था वो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ठाकुर, कुआ, बूढ़ी काकी, शंखनाद, ये जो प्रमुख कहानियां हैं ये किसकी हैं? ठीक है, नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ठाकुर, कुआ, बूढ़ी काकी, शंखनाद, ये किसकी प्रमुख कहानियां हैं? सवाल नंबर 5। सही आंसर दोस्तों इसके लिए है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं ये सभी। ठीक है, पंच परमेश्वर भी, बड़े घर की बेटी भी, कफन भी, ठाकुर भी, ठीक है, ठाकुर का कुआ, बूढ़ी काकी, शंखनाद, नमक का दरोगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है गबन, गोदान, निर्बला, करबला, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? सवाल नंबर 6 है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? सवाल नंबर 6।
सही आंसर है भारतेंदु युग से। ठीक है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका। ठीक है, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए सवाल नंबर 7 करेंगे अब। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा स्थापित कौन सा पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा स्थापित कौन सा पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? सवाल नंबर 7। कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए, वो है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम करेंगे, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, डांची कहानी तथा बैंगन का पौधा किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? एक तो डांची कहानी हो गई, एक बैंगन का पौधा हो गया, ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक सवाल के लिए आप सभी को 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, डांची कहानी तथा बैंगन का पौधा दोस्तों मिला लीजिएगा, ये उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं? सवाल नंबर 9। और कुल मिलाकर आप लोग ये भी बताएंगे गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में कितनी और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए, सबसे पहले इसका आंसर दीजिएगा, किस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 15 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों उल्लाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी वाला। गीतिका में मात्राएं लिख लीजिए 26 होंगी, हरि गीतिका में मात्राएं 28 होंगी और रोला में मात्राएं 24 होंगी। उल्लाला में मात्राएं पूछे तो दोस्तों 15 हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें करें बोहें हंसें दैन कहे नटी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें करें भौहें हंसें दैन कहें नटी जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही उपयोगी वीडियो है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए। कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है हमें। चलिए, संयोग श्रृंगार रस जिसने आंसर दिया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सवाल नंबर 11, हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए, तीव्र गति से चलना, यानी बहुत तेज गति से चलना, हवा पर सवार होने या फिर हवा के घोड़े पर सवार होने का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इनमें से कौन सा तय वर्ग का व्यंजन नहीं है? तय वर्ग का कौन सा व्यंजन इनमें से नहीं है? 5 सेकंड है आप सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आंसर अपना, फीडबैक अपना बिल्कुल हमें भेज सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आंसर भी फीडबैक भी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भेजें हमें। ठीक है, और यदि आपको आंसर करना है तो आंसर भेजें। इनमें से कौन सा तय वर्ग का व्यंजन नहीं है? तो तय थे दे धे न, ठीक है, ये हो गई ना, तय थे दे दे न। तो इसमें कौन सा नहीं आया? तय थे दे, ये तो आ गए आपके तय वर्ग के। लेकिन पै वर्ग का, ये जो पै है ना दोस्तों, ये पै वर्ग का है। अब पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं भाई? पै फे बै भै और मैं। ठीक है भाई, ये हो गए आपके पै वर्ग के। चलिए, अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट, अटवी किसका पर्यायवाची शब्द है? सवाल नंबर 13, अटवी किसका पर्यायवाची शब्द है? सवाल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, अटवी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है वन का, याद रखिएगा। अश्व के है बाजी तुरंग, ठीक है, असुर दानव धनुष राक्षस, आग के आग अग्नि अनल पावल, ठीक है, ये सभी इसके हो गए।
8वीं ये किसका है, वन का। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। वन के अरण्यक, विपट ये सभी वन के भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उदार का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदार का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत टाइम लगता है दोस्तों प्रत्येक वीडियो को तैयार करने में, रोजाना एक टेस्ट आप सभी का मैं जरूर लेता हूं। तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुदार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मैच कर लीजिएगा, 14 में से कितने सही हो गए बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है भाई, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुभूत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वन, ऋण देने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी जो कर्ज देता हो या फिर जो ऋण देता हो उसके लिए, ऋण चुकाने वाले के लिए तो उऋण कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं ऋण चुकाने वाले के लिए, लेकिन ऋण देने वाले के लिए क्या कहेंगे। चलिए राइट आंसर दोस्तों उसके लिए कहेंगे उत्मर्ण। बी ऑप्शन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आलोक का भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 17, आलोक का भिन्नार्थक शब्द क्या होगा। आलोक का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता है, प्रकाश। तो भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश ही हो जाएगा। उजला है ये, उजाला नहीं है, अगर उजाला होता तो बिल्कुल होता उजला है। ठीक है भाई, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सवाल नंबर 18, और वीडियो पसंद आए तो किसी एक फ्रेंड के पास में शेयर भी करना है भाई। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन, 12 बजने को 10 मिनट हैं, गलत हो गया ये तो, 12 बजने में 10 मिनट हैं, ये गलत हो गया। आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर बहस होगी, कोई छत है जिसके ऊपर बहस होगी, नहीं, बजट पर बहस होगी, ये गलत हो गया। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है, मुझे बहुत पुस्तक पढ़नी है, यही हो जाएगा खत्म। तो मैं यह पाठ पढ़ना है, ये बिल्कुल शुद्ध इसमें वाक्य है, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन आप सभी को करना है। ये क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में जरूर, ठीक है, यूपी पुलिस में आता है, यूपीएसआई में भी आता है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अपना पराया की, मतलब अपना पराया की भावना, यार अपने अपना पराया की भावना होता है, अपने पराये की भावना होता है, के होता है के, तो ये हो गया गलत। यह कुआं कैसे सूख गया, भाई ये बिल्कुल लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है। तुमका यहाँ काम, मतलब तुमका यहाँ काम है, भाई तुमको यहाँ काम होता तो सही है। तुमका, वह शहर से कपड़ा लाकर भेजता है, गलत हो गया। तो यह कुआं कैसे सूख गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करके बताना है। सवाल मैं आपको बोल के बता रहा हूं, उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। सवाल नंबर 20, राइट आंसर आपको निकाल के बताना है। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, अशुद्ध वाक्य निकाल के बताना है। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। आज बजट के ऊपर बहस होगी, अभी थोड़ी देर पहले गलत था ये, आज बजट के ऊपर बहस होगी या बजट पर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं पर बहस होगी, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ये अशुद्ध है। अगला, हंस का विलोम शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 21, कितने सही हुए भाई बता दीजिए। हंस का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों यदि आपको हंसी मिल जाए तो भी होगा, हंसनी मिल जाए तो भी होगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, दोनों। सवाल नंबर आपके लिए 22, सड़क पर रिक्शा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सड़क पर रिक्शा है, अब कारक विभक्ति आपने पढ़ी होंगी। कर्ता ने कर्म को करण से, के या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान को आपको पता है भाई, ठीक है, और आपका अधिकरण, मैं परे पर, संबोधन हे अरे, हाँ, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, सड़क पर रिक्शा है, यानी कि वो अधिकार में, इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। अपादान, अपादान की दोस्तों क्या होती है, के लिए, अपादान की विभक्ति होती है के लिए, या फिर अलगाव की बात होगी, किसी दूरी की बात होगी, याद रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन है,
लड़का गाता है इस वाक्य में, लड़का जो है कौन सा वचन, कौन से वचन में, ठीक है, लड़का गाता है इस वाक्य में कौन सा वचन है, या फिर लड़का कौन से वचन में है। तो भाई इस वाक्य में आपको दिख रहा होगा लड़का गाता है, सिंपल सी बात है, पहचानना बहुत ही आसान है, 1 नंबर फ्री का मिलेगा। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए लड़का गाता है इस वाक्य में कौन सा वचन है। राइट आंसर दोस्तों इसमें एक वचन है। अगर मैं कहता लड़के गाते हैं तो बहुवचन हो जाता, क्योंकि लड़के बहुत सारे हो गए। अब तो लड़का गाता है यानी कि अकेला। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट। भारत में कौन सी संज्ञा है? भारत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? पर्सनली इंडिकेट कर दिया किसी को तो कौन सी संज्ञा हो जाती है वहां पर? व्यक्तिवाचक। जब किसी को पर्सनली इंडिकेट किया जाए, ठीक है भाई, तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों? व्यक्तिवाचक ही हो गया। भारत एक ही है तो व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दूध, दही तथा घी, आटा, चावल, दाल में कौन सा सर्वनाम है? दूध आ जाए या फिर दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, जैसे घी, आटा, चावल, दाल आदि में कौन सा सर्वनाम है आप लोगों को बताना है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब उन 6 में से इनमें कौन सा है? सभी में एक ही है। ये दोस्तों सभी मटेरियल हैं, ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नुकीला में कौन सा विशेषण है? कोई चीज नुकीली है तो उसमें कौन सा विशेषण होगा? ठीक है भाई, जल्दी से बताइए नुकीला में कौन सा विशेषण है? विशेषण कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। सर्वनाम 6 प्रकार का, विशेषण 4 प्रकार के। नुकीला में कौन सा विशेषण हो गया? भाई कोई चीज नुकीली है तो वो उसका गुण है नुकीला होना, तो इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 27 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों राइट आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, ठीक है, तो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वन, मोहन खाना खाने के बाद क्रिकेट खेलने गया, ठीक है भाई, इस उपयुक्त वाक्य में या फिर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन खाना खाने के बाद क्रिकेट खेलने गया। भाई क्रिकेट खेलने जब वो गया उससे पहले उसने क्या कर लिया? एक और क्रिया कर ली थी, क्या? खाना खा लिया था, क्योंकि खाना खाना भी एक क्रिया है, ठीक है। आगे ऐसे भी वाक्य बन सकता है, कैसे? मोहन दौड़ने से पहले, मोहन दौड़ने से पहले खाना खाकर गया, ठीक है भाई, दौड़ने से पहले खाना खा गया, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया यानी कार्य पूर्व काल में भी हो चुका। अगला क्वेश्चन, मैं विद्यालय जा रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, मैं विद्यालय जा रहा हूं वाक्य किस काल में है? 29 नंबर क्वेश्चन। कुल 37 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं विद्यालय जा रहा हूं, कार्य बिल्कुल तत्काल में हो रहा है, तो क्या तत्कालिक वर्तमान हो गया इसमें। नेक्स्ट वन, मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे घूमा नहीं जाता, ठीक है, उससे टहला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती। तो ऐसा अगर वाक्य कहीं भी मिले तो उसमें दोस्तों कौन सा वाच्य हो जाएगा? ठीक है, जब किसी के भाव को देखकर उसकी कंडीशन का पता चले, जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, ये मेरा क्या भाव है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाबाश में कौन सा अव्यय है? शाबाश भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, कौन सा अव्यय है इसमें? शाबाश। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा विस्मादी बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है? कितने सही हो गए? 32 हो गए क्वेश्चन टोटल, और आंसर भी बता दीजिए कितने सही कर दिए। अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है? अतिवृष्टि ज्यादा जब वर्षा हो जाए उसके लिए कहते हैं, अनावृष्टि सूखा के लिए कहते हैं। तो अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अति है, अति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रोता में कौन सा प्रत्यय है? श्रोता में कौन सा प्रत्यय है? ते, ता, तो, ती। तो राइट आंसर है दोस्तों श्रोता में प्रत्यय। आपने यदि बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविंद्र में कौन सी संधि है? कविंद्र, कवि प्लस इंद्र यानी कि कविंद्र बन गया, कौन सी संधि हो गई? यहां पर देखिएगा ई से शुरू और ई पर ही खत्म, तो कौन सी है? दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? राम लक्ष्मण, इसमें कौन सा समास है? मैं समास अभी आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समास आपको बताने कितने प्रकार के होते हैं।
चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि ये जो योजक चिन्ह कहीं पर लगा हुआ मिले तो वहां पर ज्यादातर केस में आपका द्वंद्व समास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लोप चिन्ह आपको पहचानना है, लोप चिन्ह कौन सा है? डॉट 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 डॉट, ये लोप चिन्ह है, बराबर वाला लोप चिन्ह है, या फिर ये लोप चिन्ह है, या ये लोप चिन्ह है, कौन सा है दोस्तों? इसके लिए यदि आपने चुना है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका समानता सूचक हो गया, ये कोष्टक चिन्ह हो गया, और ये त्रुटि चिन्ह हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अन्न जल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, साथ ही आपने कितना इसमें से स्कोर किया ये भी आप जरूर बताएंगे, ठीक है। अन्न जल उठना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिएगा, इसका अर्थ है किसी स्थान से संबंध समाप्त हो जाना, दूसरा किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश होना। उपरोक्त दोनों बिल्कुल यदि आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होगा, कल फिर से नया टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। टेस्ट नंबर 6 रहेगा, ये टेस्ट नंबर 5 है। थैंक यू, बाय बाय।